देवी प्रपन्नां तिहरी प्रसिद्ध मातर् जगतोऽखिलस्य। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए NEP 2020 में नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तराखंड में हमारे 4 धाम हैं, ये सभी हमारी संस्कृति दिखाती है। हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है। भारत में भी हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति हमें देखने को मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अलग संस्कृति देखने को मिलती है। आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईच। कल बात हो रही थी, आपने चर्चा की 360 तो जहाँ पर भी हमें मदद की जरूरत पड़ी, हम सर के पास गए तो सर ने बिल्कुल उससे आगे बढ़ के हमारा साथ दिया और हमको सहयोग प्रदान किया। सब परिस्थितियों में आप वर्ग क्षेत्र में चले जाएंगे तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं नीरज खंडूरी देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हमारा चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सेमिनार है और इसमें सारे ट्रेनीज़ प्रतिभाग करेंगे और बाहर से एक्सपर्ट भी आ रखे हैं। समय मिलेगा तो उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको। तो चलो फिर किस प्रकार हमारा सेमिनार चलता है तो चलो दिखाते हैं। इस मिनी हॉल में चल रहा है हमारा कार्यक्रम। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो में आगे आप सभी को। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट PG कॉलेज नई टिहरी एवं HCHL चौहान जी PGT केंद्रीय विद्यालय नया टिहरी नगर। साथ ही आज की जो प्रतिभागी DLED प्रशिक्षु हैं, आप सभी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी प्रशिक्षु बड़े उत्साहित दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी समय से ये इसकी तैयारी कर रहे थे, तो आज के दिन आई है प्रेजेंटेशन करूँगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मां सरस्वतीभ्यां नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनं नमामि। देवी प्रपन्नां तिहरी प्रसिद्ध मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेवम्
थ्योरेटिकल नहीं बनाना है टीचर, प्रैक्टिकल टीचर इनको बनाना, क्योंकि जिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में ये काम करेंगे उससे अभी से इनको यदि रूबरू होंगे तो मेंटली ये तैयार हो जाएंगे। उसी का एक हिस्सा हमारा एनडीपी जो है हमारे जो 4 भाग और 28 अध्याय हैं, 27 अध्याय हैं, तो परिचय के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा डीएलएड प्रशिक्षु अभिनव रतोड़ी जी को कि वो आए और परिचय के साथ एनडीपी कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शिक्षा नीति ताकि किसी भी देश का भविष्य किस प्रकार उज्जवल हो वो उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। उसका समाज, उसका व्यक्ति समाज, देश किस प्रकार से विकास के पथ पर बढ़ेगा, ये सब उस देश की शिक्षा पर निर्भर बांटा गया। और तकनीकी ज्ञान का समावेश, ये सबसे बड़ा इसका की पॉइंट है जो इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तकनीकी ज्ञान का समावेश हमारी शिक्षा नीति में किया गया। और एक श्यामपट्ट योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रत्येक स्कूल में कक्षा का श्यामपट्ट वगैरह के लिए, और इसको भी इसमें सुझाव दिए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। लेकिन इसमें कुछ कमियां लगी होंगी ताकि इसको और तरीके से गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। उसको 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे ये जो नया मॉडल आया 5+3+3+4, जो मैंने यहाँ पर 5 है, वो 5 को भी ब्रेक कर दिया 3+2 में। जो 3+2 है वही है प्राइमरी फर्स्ट, प्राइमरी सेकंड और बाल वाटिका, और जो 2 है वो फर्स्ट और सेकंड है। और इसी को ही मैंने चर्चा करनी है, ये 3 वाले में प्राइमरी फर्स्ट, प्राइमरी 2 और बाल वाटिका। अब FLN में 2 वर्ड आए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अब हम चर्चा करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी पर कि फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होती है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी से तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, छोड़ देते हैं कि स्कूल उनका दूर हो जाता है। उसके भी हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं। और कंप्लीट डिजायर, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो स्कूल पूरा होने से पहले अपने डिजायर को पूरा कर लेते हैं। जैसे हाई स्कूल में कोई आर्मी में निकल जाता है, जैसे पहले था कि हाई स्कूल के बेस पे आर्मी में आ जाते थे, तो उसकी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। और मैरिज की वजह से भी कुछ लोग स्कूल छोड़ देते हैं, जो वाद विवाद ऐसी चीजें अभी भी हमारे समाज में मौजूद है। इस वजह से केवल लड़कियां ज्यादातर हमारे पास स्कूल छोड़ देती हैं, और कुछ अन्य गतिविधियां भी इसमें आ जाती हैं, जिस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। एक विविध और आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए, यानी अधिगम में क्या है, वो सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए जिससे छात्र का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। यानी छात्र का समग्र रूप से विकास हम किस रूप में कर सकते हैं, उन अप्रोचेस को हमें क्या करना पड़ेगा, विद्यालय शिक्षा में अप्लाई करना पड़ेगा। रुचिकर हो और आनंददायी हो, तो रुचिकर और आनंददायी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, खेल है, संस्कृति है, उनका प्रयोग हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक सरल माध्यम में किस प्रकार से कर सकते हैं कि छात्र अपनी संस्कृति से अवगत तो होगा ही, लेकिन उसकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या होगी, आसान और रुचिकर होगी। तो दिया जाएगा उससे छात्रों का जो समग्र विकास है उसका लक्ष्य रखा गया है, और जो माध्यमिक शिक्षा की एक विशिष्ट विशेषता भी होगी। इसके साथ जो धाराओं का क्रम अभी तक चलता रहा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाली, उसको समाप्त करने की बात की गई है और छात्र को स्वतंत्र करने की बात की गई, जिससे कि वह हर क्षेत्र में अपना जो रुचि है उसको दिखा सके। विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए वह विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषयों को भी। तो एनसीईआरटी के द्वारा एक ऐसा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है जो कि एनईपी 2020 के सिद्धांतों के अनुसार ही होगी। तो एनईपी 2020 के जो सिद्धांत है वो आगे हम देखेंगे। तो इस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए परामर्श लिया जा रहा है राज्य सरकार मंत्रालयों से, केंद्र सरकार के जो संबंधित विभाग है और अन्य विशेषज्ञ निकाय। बात करें तो 4C में काम करता है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग की और एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना जहाँ पर वो एनालाइज कर सके वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे ओपिनियन बना सके। तो से बच्चे स्कूल को ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 10.6% रहता है। वहीं अगर उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात करें तो अनुसूचित जाति के करीब 17.3% बच्चे बीच में स्कूल को ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 6.8%। क्यों पड़ी? तो सबसे पहले है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार
शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है, जिनमें से सर्व शिक्षा अभियान एक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई सारे विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें कई सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहां छात्र संख्या बहुत ही कम है। वो प्रणाली लगातार शैक्षिक परिणामों में सुधार करेगी, जिसका सबसे सर्वोपरि उद्देश्य यही होगा कि शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार किया जाए। दूसरा, जो स्कूल और शिक्षकों की जो एक्टिविटी होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें प्रमोट करे, ना कि उन्हें प्रोत्साहित करे। इस विश्वास के साथ स्कूल और शिक्षकों को सशक्त बनाया जाएगा। असेसमेंट का कल्चर देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईच। कल बात हो रही थी, आपने चर्चा की 360 डिग्री असेसमेंट। इसी हिसाब से आप देखें कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होगी। कोई भी बच्चा जो ग्रो कर रहा है, सीख रहा है, उसका असेसमेंट हर एक लेवल पे होना है। बोर्ड एग्जाम्स विल बी मोर फ्लेक्सिबल विद असेसमेंट ऑफ दिस। कि हमारे यहाँ पे जो साइंस, आर्ट और वाणिज्य स्ट्रीम जो है वो क्या है, वो अलग अलग चलती थी, लेकिन अब इस प्रकार से नहीं होगा। हमारे जो है साइंस के जो छात्र होंगे वो कला वर्ग के विषयों को भी एक साथ पढ़ सकेंगे और वाणिज्य विषय के विषयों को भी एक साथ वो पढ़ सकेंगे। चाहे उसका फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, एथिकल हो, इन सभी का जो है वो विकास होना चाहिए। इस तरह की शिक्षा की बात एनईपी करती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है बहुविषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो डिसिप्लिनरी से हम समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, जो डिसिप्लिन जो चलते थे, आर्ट साइंस हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम होगी, ये सभी क्या जो है खत्म की जाएगी और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन शुरू की जाएगी। किया जाएगा और छात्रों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया जाएगा, जिससे हम उसकी इस साल की उपलब्धि का पिछले साल से कंपेयर कर पाएंगे। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए सहायता केंद्र खोले जाएंगे, जिसके लिए धन और संसाधन भी दिए जाएंगे। शिक्षा संस्थान में उसकी जो सफलता होती है वह किस पर निर्भर करती है, वहाँ पर जो कार्यरत सरकारी सदस्य होते हैं वो कितनी गुणवत्ता के साथ, कितनी सक्षमता के साथ, कितनी लगनशीलता के साथ वो कार्य करते हैं, उसी पर वहाँ की जो सफलता होती है वो क्या करती है, निर्भर करती है। तो उनकी जो ये गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए उच्चतर शिक्षा में समानता और समावेश पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे पूर्व वक्ता जसपाल कोहली जी ने प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पर समानता व समता पर चर्चा की थी। तो इसमें सबसे पहले है उच्च शिक्षा में समता व समावेश बनाने के लिए सर्वप्रथम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अधिक से अधिक लोगों का प्रवेश होगा तथा जो छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनका भी 100% नामांकन होगा। जब उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक लोगों का प्रवेश होगा तथा जो छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनका 100% नामांकन होगा, तो इससे समाज का एक विस्तृत वर्ग शिक्षित होगा। ज्ञान होना चाहिए, भारतीय मान्यता व मूल्य निर्माण की उनमें क्षमता होनी चाहिए, उनसे उनका परिचय होना चाहिए और उनका समय समय पर अभ्यास भी होना चाहिए और अभ्यास कराते रहना भी चाहिए। भाषा और नवीन तकनीकों, प्रक्रियाओं तथा प्रगति का ज्ञान होना चाहिए। उच्चतर गुणवत्ता एक विषय वस्तु होनी चाहिए और परंपराओं के प्रति जो हमारी जनजातीय परंपराएं होती है तो उनके प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए। नवीन बच्चों के प्रति जो व्यवसायिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक को बढ़ावा देता है। इसमें हमारा जो फर्स्ट बिंदु है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी 2012 और 17 के बीच की थी, इनके सर्वे के अनुसार हमारे जो भारतीय हैं जिनकी उम्र मतलब 19 और 24 वर्ष के बीच में है, उनका जो परसेंटेज है 5% से कम है। की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए एनईपी 2020 में नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है। इस विषय के इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी जो भारत में अभी तक जो जीडीपी का जो रिसर्च और इनोवेशन में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भारत में 0.69% है और जबकि यूएसए में 2.8% और दक्षिण कोरिया में 4.2% और इसराइल में 4.3% इनोवेशन एवं रिसर्च पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। Effective administration and leadership
अगर किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी तो वहाँ एक एक्सीलेंस एंड न्यू रिसर्च का कल्चर बिल्ड होता है। एक्सीलेंस मतलब कुछ सबसे बेहतर करना। और सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा की क्या आवश्यकता है और उनके क्या महत्व होते हैं। तो शिक्षा जो होती है व्यक्ति को निखारने में क्या करती है, उनकी मदद करती है। एक अच्छा सिटीजन बनाने में हमें क्या करती है, मदद करती है। और उनको गुणवत्तापरक जीवन जीने हेतु आवश्यक है, यानी क्वालिटी लाइफ क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है एजुकेशन। हम देखते हैं जैसे डेवलप्ड कंट्री है, हमारे डेवलप्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ क्या होती है लिटरेसी रेट। ये NEP 2020 भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या कुछ कहती है, क्या सुझाव देती है? भारत को संस्कृति का समृद्ध भंडार कहा जाता है, जो कि हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। और ये दिखाई देता है यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियाँ, कथाएं, परंपराएं, भाषाई अभिव्यक्तियाँ, कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के स्थल जैसे ताजमहल है और कुतुब मीनार है, उत्तराखंड में हमारे 4 धाम हैं। ये सभी हमारी संस्कृति दिखाती है। हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है। भारत में भी हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति हमें देखने को मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अलग संस्कृति देखने को मिलती है। वहाँ पे विचार करेंगे और फिर उनको क्या विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, जो उसकी टफ लैंग्वेज है उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे और विद्यार्थियों के इसमें क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इसमें क्या हमारे पास AI, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड बहुत सारे इसमें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने व इसके उपयोग से जुड़े नियमों को सुगम बनाएगा। ये शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग और एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट के माध्यम से भी समझ नहीं आ रहा तो एक्टिविटी के माध्यम से भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिसर्च के लिए बच्चों को बाहर ले जाएंगे घूमने, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से। तो ब्लेंडिंग टेक्निक इसे कहते हैं, मिश्रित मॉडल। और अंत में जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए देयर शुड बी अ स्किल्ड टीचर। हमें एक ऐसे शिक्षक का निर्माण करना है जो ऑनलाइन वर्क करने में कुशल हो। और जो हमारे डिजिटल उपकरण है लेकिन अगर वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होंगी तभी उनका सही ढंग से आकलन किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। तो भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैप के बारे में। CAPE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे कहा जाता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पूरे भारत में जैसे कि शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है, केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार भी इसमें आए दिन नए अपने हिसाब से अपनी भौगोलिक घटनाओं से, सामाजिक विविधताओं से इसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो क्या कदम से कार्य करने के लिए तत्पर है। अगर हम शिक्षा में होने वाले सार्वजनिक खर्च को देखें तो राज्य एवं केंद्र सरकारों को मिलाकर GDP का 4.43% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जो अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है। अगर हम बड़े देशों का शिक्षा खर्च देखें तो जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा बैच बहुत शायद आप लोगों का जो शैक्षणिक जीवन है बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बहुत कम समय में ऐसा बैच मिलता है कि जो बैच इतने गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा। इन्हीं अपेक्षाओं और आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और पुनः आप सभी लोगों को बधाई हो। दीर्घकालिक भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके लिए काम करें और शिद्दत के साथ इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करें। धन्यवाद। और कितने दिन से सर हम भी बराबर नजर लगाए रहे थे कि हम लोग और भी सवाल लगा रहे थे कि कैसे सिटी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, और उनको बहुत लगा था कि हम इसको बड़े हॉल में कराते थे। दूसरी तरफ उन्होंने तुरंत कहा कि ये बड़ा हॉल जैसे अवेलेबल हुआ तो आप लोग यहाँ तुरंत उनके मन में ये था कि सेमिनार कितने अच्छे से हो और वो हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, स्क्रीन कैसे लगनी चाहिए, इससे वो बराबर अपना पर्सनल इंटरेस्ट दे रहे थे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जहाँ पर सेमिनार के आयोजन में हमको जहाँ पर भी हमें मदद की जरूरत पड़ी हम सर के पास गए तो सर ने बिल्कुल उससे आगे बढ़ के हमारे साथ किया और हमको सहयोग प्रदान किया। और इसके बाद मैं हमारी जो
विषय से सके हैं। मैं पुनः आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना समय दिया और साथ में आप लोगों के धैर्य की भी यहाँ पे परीक्षा थी। बहुत कंटिन्यूस इतने सारे प्रेजेंटेशन सुनना भी बहुत कभी कभी बोझिल हो जाता है। खोल के अभी इससे करो, ऊपर वाले से टैप करो फोटो के लिए, चलने दो उसको। अरे इसमें ब्राइटनेस तो नहीं बढ़ रही, क्या होगा इसे? जाओ भाई, पुलिस लेगी, मैं ले रहा हूँ। अब जहाँ तक सेमिनार का प्रश्न है, जिस रूप में आपने प्रस्तुत किया, तो मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपसे चाह रहा हूँ मेरे प्रशिक्षुओं से। आपने इसमें सीखा या क्या क्या देखा? यदि हम एनईपी को चैप्टर वाइज आपको सिखाते, पढ़ाते, तो उस रूप में ज्यादा समझ में आता है या इस रूप में आया? इस रूप में। इस रूप में आया। दूसरा क्या देखा? समझाना क्या? उतना सफल नहीं हो पाते। तो इस सेमिनार से कितने फायदे आपको हुए? अब इम्प्लीमेंट करना और
विशेषज्ञों ने बता दिया कि हीट एनर्जी आप लोगों की, मैं भी महसूस कर रहा था पिछले 1.5 हफ्ते से ज़्यादा ही एनर्जी मैं भी महसूस कर रहा था आपकी। लेकिन आप लोगों से पहले भी मैंने शेयर किया है कि जब परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, जब विषम परिस्थितियों में आप वर्ग क्षेत्र में चले जाएंगे तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। यहाँ वेल इक्विप्ड आपको सब कुछ नजर आ रहा है, वहां सब कुछ आपको करना है। पता चला ऐसी जगह है जहां पैदल है स्कूल, पता चला ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिसके फर्स्ट जनरल लर्नर है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप सिंगल स्कूल में हो या सिंगल ना भी हो, 2 लोग हैं। अमूमन जो हम छोटे प्राइमरी स्कूल में होते हैं, एक छुट्टी चला गया, आप सिंगल रह गए तब तक। इन परिस्थितियों में अब आपकी ये ऊर्जा कितनी वहां रहती है, ये चैलेंज है। तो साथियों, ऐसा कुछ था हमारा NEP 2020 का सेमिनार का 2 दिवसीय कार्यशाला, और आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और जो NEP में प्रावधान है उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी टीचर्स ट्रेनिंग हैं और जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभाव हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो में नई बातों के साथ, नई लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखना दोस्तों। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू और माई फ्रेंड। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।